हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेशन में हम सामान्य हिंदी के हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे आने वाली आगामी परीक्षा जैसे बीएड, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलिए हम अपने सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अघोष, सघोष या अल्प प्राण या महाप्राण। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग अघोष ध्वनियों में रखते हैं, जैसे का, ख, च, ट, ठ इत्यादि इसी श्रेणी में आते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अघोष सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये या रा ला वा होते हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगर बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो का से लेकर माँ तक के जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन स, 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 हा, इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी या रा ला वा स्पर्श व्यंजन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑप्शन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है या शब्द है? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण होती है, उसके बाद शब्द आते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी वर्ण सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को, शब्द समूह को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? देखिए, जो वर्णमाला को वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण माने गए हैं, जिसमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन माने गए हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचानन शब्द के अनुसार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त है? यानी पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अंगा या ना या या अणा। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला अयोग वह होता है। अनुस्वार ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इनकी ध्वनि नाक से निकलती है। अब पंचानन शब्द में अनुस्वार या का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी या सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है वह क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है उनको ओष्ठ वर्ण कहते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। अगर तालव्य, जिनका उच्चारण तालु से होता है, जैसे चा, छा, जा, झा, या, ये सब तालव्य वर्ण होते हैं। कंठ वर्ण, जिनका उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठ वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, ग, ग, ङ। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है? का, ख, इनका उच्चारण कंठ से होता है। चा, छा, इनका उच्चारण तालु से होता है। या का उच्चारण जो है तालु से होता है। और टा और अणा का उच्चारण जो होता है ये मूर्धन्य से होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसका उच्चारण कंठ से होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार, यानी स्वर के कितने प्रकार माने गए हैं? आप दीर्घ, हास्य, प्लुप्त या
तीनों। आप अपना उत्तर बता सकते कि स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं और मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, उसके बाद प्लुप्त स्वर। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी तीनों सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ढ़ और ढ़ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन सही है? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य और उच्छिष्ट ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ, मध्य या अंत में किया जाता है। यह दोनों महाप्राण ध्वनियाँ हैं। देखिए, ये जो ड़ और ढ जो ध्वनियाँ हैं, इनको हम उच्छिष्ट ध्वनियाँ कहते हैं। उच्छिष्ट ध्वनियाँ उन्हें कहते हैं जब जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ होती है वो झटके से ऊपर की ओर उठती है, तो वहाँ पर जो वर्ण होते हैं उन्हें उच्छिष्ट वर्ण कहते हैं। ये मूर्धन्य उच्छिष्ट हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी की अग्र वृत्ताकार और समृद्ध ध्वनि कौन सी है? आ या बड़ा या ई या ए? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए, जो ई होती है वह हास्य समृद्ध ध्वनि मानी जाती है और इसे ही अवृत्ताकार और अग्रस्वर भी माना जाता है। और अगर आ ये हास्य हुआ, लेकिन ये कैसी है? अर्धविवृत ध्वनि माना जाता है। और अगर बात करते हैं ए की, ये दीर्घ है लेकिन अर्धविवृत ध्वनि मानी जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो कैसी मानी जाती है? अग्र भी है और अवृत्ताकार और समृद्ध ध्वनि भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ई स्वर का उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक होता है? ऑप्शन ए अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जीभ के विभिन्न भागों के उठने के आधार पर ही स्वर के उच्चारण में जीभ का कभी अग्रभाग उठता है, कभी मध्य भाग या कभी पश्च भाग उठता है। इसी आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर हिंदी में स्वरों की बात करें तो ई और ई, इनका उच्चारण जो होता है वह अग्रभाग से किया जाता है। आ हो गया, ऊ, ओ, इनका उच्चारण जो है पश्च भाग से किया जाता है और केवल आ का उच्चारण जो होता है वह मध्य भाग से किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अग्रभाग सही हो जाएगा। ई का उच्चारण अग्रभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्शी संघर्षी ध्वनियाँ होती हैं? देखिए, आधुनिक परिभाषा शब्दावली में इन्हें स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के नाम से पुकारते हैं कि इन्हें च, छ, जा, झा को स्पर्शी संघर्षी ध्वनि कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? ग अघोष, श उष्ण, फ अल्पप्राण या ठ सघोष। देखिए, उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, स और स, हा। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सा जो है वो उष्ण व्यंजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स और हा ये किसके अंतर्गत आते हैं? यह उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें स्पर्श व्यंजन की तो ये आते हैं का से लेकर मा तक। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या रा, ला और वा आता है और संयुक्त व्यंजन में छ, त्र और ज्ञा और स्रा आदि आते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए उष्ण व्यंजन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं।
अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग का चौथा अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर या वर्ग के पांचवें अक्षर। देखिए जो अनुनासिक वर्ण होते हैं वह वर्गीय व्यंजन के पंचमा अक्षर होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें क्या आता है ङ, या, अड़ा, ना और मा आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आयोगवाह कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है, अल्प प्राण को कहा जाता है या महाप्राण को कहा जाता है। देखिए अनुसार अन यानी अन और आहा, इनका ये अन के अनुसार है और यह विसर्ग है, इन दोनों को ही मिला करके आयोगवाह बनता है। आयोगवाह वह वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, फिर भी अर्थ के आधार पर इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विसर्ग सही हो जाएगा। अन और आहा दोनों आयोगवाह में आते हैं और विसर्ग जो होता है आहा होता है और अनुनासिक जो होता है वो अन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? ङ, ड़, या आप अपना उत्तर बता सकते हैं, जो कि इसमें अन्न लगा यानी पंचमा अक्षर तो होता है, अनुसार होते ही हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए या हो जाएगा। या जो होता है वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इनका निर्माण कौन कौन सी वर्णों को मिलाकर किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए स हलंत के साथ और रा ये मिलाकर स्रा का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर बात करते हैं छा की तो का और सा मिलाकर छा बनता है। ज्ञा की बात करते हैं तो ज और इया मिलाकर बनते हैं। त्रा की बात करते हैं तो त र मिलाकर बनते हैं और स्रा की बात करते हैं तो स र मिलाकर स्रा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी में स्पर्श, घोष, महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है तो सर्वप्रथम आपको वर्णों के उच्चारण स्थान को जानना परम आवश्यक होता है। देखिए अगर बात करें भा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ से होता है। ठा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है और था का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है और हा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। और यहाँ देखिए ओष्ठ लिखा है केवल माँ, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमको ट्रिक के माध्यम से प्रश्नों को देख कर ही उनका सही निशान लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। का व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? का कैसा है? एक तो स्पर्श व्यंजन है, दूसरा अल्प प्राण है और तीसरा इसका उच्चारण कैसे होता है? कंठ से होता है। तो एक देखते हैं अल्प प्राण है, अल्प प्राण है इसमें भी है, इसमें अल्प प्राण नहीं है, तो ये ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और बी गलत हो जाएगा। देखिए इसमें अल्प प्राण है, क्या ये तालव्य ध्वनि है? कंठ नहीं, ये कंठ ध्वनि है का, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ड़ा और ड़ा क्या है? संयुक्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, स्वर है या व्यंजन है? देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे? स सॉरी ये उष्ण व्यंजन थे। और संयुक्त व्यंजन कौन से थे? छ, त्र और ज्ञा और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन थे। व्यंजन तो आपको मालूम है, स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। और ये जो ड़ और ड़ हैं ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 5, 4, 3 या 2। अगर बात करते हैं व्यंजन की तो व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। और व्यंजन के भेद के बारे में बात करें तो मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। और पहला भेद तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो कि कहाँ से था? का से लेकर के माँ तक था। दूसरा अंतःस्थ व्यंजन जिसमें या, रा, ला, वा हो गया। तीसरा उष्ण व्यंजन हो गया,
ऊष्ण व्यंजन जिसमें स हा ये आ जाते हैं। इसलिए व्यंजन के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं? कुल मिलाकर 3 भेद माने गए, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए भक्त, भगवान, भगत या भवन। देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें भक्त में संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया गया है। भक्त में संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया गया। अगर भक्त का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें आता है भ, एक तो भा आ जाएगा प्लस आधा का आ जाएगा और ता आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो श्रम है, जो श्रम किन संयुक्त अक्षरों से मिलकर बना है? अगर सबसे पहले हम श्रा को जान लेते हैं तो श्रम को जान जाते हैं। श्रा में कौन कौन से? एक तो स और प्लस र, ये श्रम में बना है और इसमें माँ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा श्रम, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। संयुक्त अक्षर से बना शब्द है, इनमें से कौन सा? पत्र है या पतत्र है, पत्र है या पतर है? देखिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पत्र है वो प है प्लस आधा त है प्लस र है, और ये ता और रा मिलके कौन सा संयुक्त अक्षर बनता है? त्र बनता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ई उ क्या है? स्वर है, व्यंजन है या स्वर व्यंजन दोनों हो या इनमें से कोई नहीं? देखिए ई और उ ये कैसे एक स्वर है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं ई के उच्चारण की, तो ई का उच्चारण स्थान जो होता है वह तालु होता है, और उ का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है? ओष्ठ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से व्यंजन कौन है? आ उ ज या य? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए अगर इसमें व्यंजन की बात करें तो इसमें जा व्यंजन है, जो जा का उच्चारण कैसे होता है? तालु से होता है। अगर बात करें आ का उच्चारण कैसा होता है? कंठ से होता है। उ का उच्चारण कैसे होता है? ओष्ठ से होता है। और ए का उच्चारण कैसे होता है? कंठ और ओष्ठ से होता है, कंठ और तालु से होता है। ए का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 होती है। और बात करें संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्यंजन की संख्या 33 होती है, जिसमें से 25 तो वर्गीय व्यंजन हो गए और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्ण व्यंजन, कुल मिलाकर कितने स्वर व्यंजन होते हैं? 33 होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।